हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ते रहिएगा क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए आ जाते हैं पढ़ाई पर। तो आज हम इस वीडियो में बीए 4th सेमेस्टर की यूनिट 1 का टॉपिक फ्री ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं और आज समझेंगे कि फ्री ट्रांसलेशन क्या होती है। लिटरल ट्रांसलेशन तो आप पढ़ चुके हैं। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है शाब्दिक अनुवाद, या कह लीजिए शब्द दर शब्द अनुवाद। और फ्री ट्रांसलेशन का मतलब फ्री शब्द से समझ में आ रहा होगा, स्वतंत्र अनुवाद, मतलब जनरल सेंस देना किसी भी टेक्स्ट का। ठीक है, तो देखिए इस यूनिट में हमारी में एक टॉपिक और रह जाएगा। इसके बाद, इस वीडियो के बाद, लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। ठीक है, उसको दूंगी इसके बाद। फिर इसके बाद एक लास्ट वीडियो होगी मेरी कि इस पूरी यूनिट से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और विद एग्जाम्पल। जिस तरह से लिटरल ट्रांसलेशन को समझाया है वैसे ही समझाऊंगी। द टर्म फ्री ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए टेक्स्ट in such a way that it replicates the general sense of the original text. The term free translation term refers means वर्णन करता है, the process means प्रक्रिया का, of translating means अनुवाद करने की, एक टेक्स्ट को, in such a way इस प्रकार से, that जो replicates means देता है, हूबहू देता है, the general sense सामान्य भावार्थ, सेंस का मतलब भाव या भावार्थ, ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट का। ठीक है, तो टर्म फ्री ट्रांसलेशन किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने का की वह प्रक्रिया होती है या उसको उसका वर्णन करता है। इन सच ए वे इस प्रकार से, जो क्या करती है, किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट का भावार्थ देती है, रेप्लिकेट्स करती है। रेप्लिकेट्स का मतलब होता है हूबहू किसी भी चीज़ को उसी सेंस में देना, वर्णन करना। ठीक, इन कंट्रास्ट टू लिटरल ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन के कंट्रास्ट में, विरोध में, विपरीत। ठीक है, कंट्रास्ट मीन्स विपरीत, टू लिटरल ट्रांसलेशन शाब्दिक अनुवाद के विपरीत, फ्री ट्रांसलेशन डज नॉट नेसेसिएट राइटिंग ए टेक्स्ट मीनिंग वर्ड बाई वर्ड। आई बात समझ में? देखो, इसके विपरीत, लिटरल ट्रांसलेशन के विपरीत फ्री ट्रांसलेशन क्या नहीं समझती? डज नॉट नेसेसिएट आवश्यक नहीं समझती, राइटिंग लिखना, ए टेक्स्ट मीनिंग किसी भी टेक्स्ट, किसी भी कृति के अर्थ, मीनिंग को, अर्थ को, वर्ड बाई वर्ड शब्द दर शब्द। आई बात समझ में? फ्री ट्रांसलेशन किसी भी टेक्स्ट के अर्थ को शब्द दर शब्द लिखना आवश्यक नहीं समझती। ठीक है, भावार्थ, भाव समझ में आ जाना चाहिए, सेंस समझ में आ जाना चाहिए उसका। अभी मैं उदाहरण दूंगी, इसके बाद इससे समझ जाएंगे आप। एडिशनली द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट मे और मे नॉट बी precisely followed in this kind of translation. एडिशनली इसके अलावा, स्ट्रक्चर मीन्स रूपरेखा और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट किसी भी ओरिजिनल कृति का रूपरेखा और उसका संगठन, में हो सकता है, मे नॉट भी नहीं हो सकता है, प्रिसाइजली मीन्स स्पष्ट, क्लियर, क्लियर भी हो सकता है, नहीं भी क्लियर हो सकता है। फॉलोड इन दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, फॉलो करते हुए, इन दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इस प्रकार के अनुवाद को फॉलो करते हुए किसी भी चीज़, ओरिजिनल टेक्स्ट का जो मीनिंग जो है, उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर भी हो सकता है, नहीं भी क्लियर हो सकता है। तो कहीं कहीं तो ये चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ क्लियर बिल्कुल समझ में आ जाती है हमें, और कहीं कहीं जनरल सेंस में भी ये लगता है बिल्कुल भावार्थ पर ही हर चीज़ डिपेंड होती है। जैसे मैं अभी आपको समझाती हूँ, देखो उदाहरण दिया है मैंने, पहले इस उदाहरण को समझ लो।
इस एग्जाम्पल को समझ लो, अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये नहीं, आगे है तो अभी देती हूँ मैं, ठीक है। देखो, फ्री ट्रांसलेशन इज रेफर्ड एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन। क्रिएटिव ट्रांसलेशन के रूप में इसको रेफर किया जाता है। इट इज एम्प्लॉयड इन नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन। इट इज एम्प्लॉयड, इसका प्रयोग किया जाता है इन नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन में। नॉन टेक्निकल जो तक जैसे जो होती है लिटरल ट्रांसलेशन जो होती है वो किसमें, टेक्निकल लाइन में उसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड और ट्रांसलेट करने की वहाँ आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ किसी भी लिटरेचर को, नॉन टेक्निकल चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए फ्री ट्रांसलेशन का प्रयोग किया जाता है। एम्प्लॉयड मीन्स प्रयोग किया जाता है इन नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन में। इन देखेंगे, देखो आगे, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए फ्री ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर्स ऑल्सो पोसेस ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ कल्चर एंड लैंग्वेज। देखना, यहाँ समझना, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, प्रोवाइड मीन्स देने के लिए, फ्री ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन प्रोवाइड करने के लिए, फ्री अनुवाद प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसलेटर्स ऑल्सो मीन्स भी, पोसेस मीन्स रखते हैं, क्या, सॉलिड मजबूत, मतलब स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ या समझदारी, ऑफ बोथ दोनों की, कल्चर और लैंग्वेज, उस संस्कृति और लैंग्वेज दोनों की उसे सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब वो फ्री ट्रांसलेशन सही से कर सकता है। जैसे जिस किसी भी कृति को वह किसी लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर रहा है, उस ट्रांसलेशन की, उस भाषा की उसे पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए, और वहाँ की संस्कृति की उसे पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भावार्थ दिया जाता है, और भावार्थ देने के लिए भाव सेंस दिया जाता है, जनरल सेंस दिया जाता है। और जनरल सेंस के लिए वहाँ की, जब तक हम कल्चर को नहीं समझते हैं और लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, तब तक हम उसका एक अच्छा ट्रांसलेट नहीं कर सकते, फ्री ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे देखो, हम एक दोनों में अंतर समझाते हैं आपको कि क्या अंतर होता है दोनों में, एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए, ये जो टेक्स्ट है, ये फ्री ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। ये कबीरदास का दोहा है, और कबीरदास जी आप जानते हैं किसके कवि थे, हिंदी के कवि थे, हिंदी के कवि थे। तो हिंदी की इनके जो दोहा हैं, बीजक नामक इनका काव्य संग्रह है, जिसमें दोहा, सोरठ नहीं, साखी, शबद, रमैनी हैं। तो उसमें से हमारी 6 पंक्तियां हमको 6 वर्सेस प्रेस्क्राइब की गई हैं पढ़ने के लिए। वर्स फर्स्ट, वर्स सेकंड, वर्स 12 है, 8 है, 53 है और 69 है, इस तरह से। तो मैंने वर्स 12 को आपके लिए समझाने के लिए यहाँ दिया है। देखो, ये पंक्ति है किसकी, कबीरदास की। हंसा कहाँ पुरातन बाट, ठीक है। हंसा कहाँ पुरातन बाट, हंसा मीन्स हंस, कहाँ मीन्स कहाँ से, पुरातन मीन्स प्राचीन, और बाट मीन्स वैसे होता है एक रास्ता, कह लीजिए कोई भी बाट। लेकिन यहाँ पर हंस को क्या माना है। अब ये जो कबीरदास की लाइन है, वर्स है, इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, किससे, ये हिंदी के वो हैं, हिंदी की लाइन है, लेकिन ये इंग्लिश में लिख दी गई है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। लेकिन इसको जो ट्रांसलेट किया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, ये, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। देखो, इसमें क्या है, एक जनरल सेंस है। अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, लिटरल ट्रांसलेट करें, तो हंसा, स्वान, कहाँ, वेयर, पुरातन, प्राचीन, ओल्ड, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जनरल सेंस दिया है। देखो, टेल मी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको वो किया है, ट्रांसलेट किया है।
टेल मी ओ स्वान योर एज एंशियंट टेल। स्वान, स्वान मतलब हंस, और हंस को क्या बताया है, हंस की तुलना हमारी जो सोल है, आत्मा है जो हमारे शरीर में वास करती है, उसको बताया है कबीरदास ने। ठीक है, तो टेल मी मुझे बताओ, ओ स्वान अरे हंस, हंस का मतलब वही आत्मा जो हमारे शरीर में निवास करती है, किस क्या बताओ, योर एंशियंट टेल, अपनी प्राचीन, अपनी पुरानी क्या कहानी, टेल मीन्स कहानी, लेकिन यहाँ पुरातन, प्राचीन, एंशियंट। ठीक है, और बाट का मतलब वैसे रास्ता, यहाँ टेल से सेंस आ गया, और बाट का मतलब यहाँ पर ये है जैसे हंस है, आत्मा है। ठीक है, तो इस लोक से परलोक जाती है, हमारी जो बॉडी से निकलकर, शरीर से निकलकर परमात्मा के पास जाती है, परमात्मा में लीन हो, फिर परमात्मा से फिर हम इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, तो हमारी बॉडी में फिर आती है। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जो रास्ता है यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक का, ये बाट से सेंस है इसका, ये बाट। ठीक है, तो ये जनरल सेंस में, फ्रॉम भाट लैंड डू यू कम, किस लैंड से तुम आए हो, ओ स्वान अरे हंस। ठीक है, अरे हंस का मतलब आत्मा। ठीक है, टू व्हाट शोर विल यू फ्लाई, और तुम किस लैंड पर जाओगे, मतलब शोर मीन्स किनारे पर। ठीक है, किस किनारे पर, फ्लाई का मतलब है यहाँ स्वान से सेंस किया है, लिया है आत्मा का, इसलिए यहाँ गो ना यूज करके फ्लाई यूज किया है। ठीक है, वेयर वुड यूज टेक योर रेस्ट, तुम अपना आराम कहाँ करोगे, ओ स्वान वॉट डू यू सीक, तुम्हें कहाँ ढूंढें, मतलब तुम क्या ढूंढते हो, इवन दिस मॉर्निंग, इस सुबह भी, ओ स्वान अरे हंस, अवेक अराइज फॉलो मी, तुम जागे उठे और मेरा फॉलो किया तुमने, देयर इज ए लैंड वेयर नो डाउट नो सॉरो हैव रूल, तुम उस लैंड से आए हो, वेयर जहाँ न, जहाँ वहाँ पर कोई डाउट्स हैं, ना कोई शौरो कष्ट हैं, हैव रूल्ड का मतलब शासन करते हैं, यहाँ पर न कोई डाउट है न कोई शौरो है, उस जगह से तुम आए हो, वेयर द टेरर ऑफ द डेथ इज नो मोर, और न वहाँ पर कोई मृत्यु का भय है, इस ऐसी जगह से। इसी तरह से ये क्या है, देखो इस लाइन का मात्र कबीरदास के इस दोहे का क्या दिया गया है, ये जनरल सेंस दिया गया है। समझ में आ रही है बात। अब देखो जो लिटरल ट्रांसलेशन का एक उदाहरण दे देती है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तब आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखो ये लिटरल ट्रांसलेशन का एग्जांपल है जो हमारी 4th यूनिट में जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता है, उसकी लाइन्स हैं। देखो, इस करुणा किसकी है, जयशंकर प्रसाद की आंसू, और इसको ये ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट किया गया है तो ये किस में ट्रांसलेट किया गया है, लिटरल ट्रांसलेशन है ये। उधर क्या थी वो फ्री ट्रांसलेशन, उसमें जनरल सेंस दिया गया था। और देखना यहाँ पर वर्ड टू वर्ड होगा। देखो 2 लाइनें मैं आपको समझा देती हूँ, टाइम वेस्ट होता है, बस समझ लो आप। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहा कर स्वरों में वेदना असीम गरजती। ठीक है, इन दिस पिटियस हार्ट। ठीक है, देखो समझना, इन दिस, इसमें। ठीक है, इसमें, पिटियस मीन्स करुणा कलित, मतलब करुणा से, दुख से भरे हुए, हार्ट हृदय में। समझ में आ रहा है। अब विकल रागिनी बजती, अब नाव, विकल, विकल रागिनी, तो विकल रागिनी को इंग्लिश में कहेंगे कृपल रागिनी, बजती मतलब प्लेस। समझ में आया। वाय हाहा कर स्वरों में, वाय। ठीक है, क्योंकि वाय, हाहा कर द्रज सहायक क्रिया है, मोन, मोन मीन्स दुख, कराहना, कहना, दुख में व्यक्त करना। ठीक है, हाहाकार हो गया, ये हाहाकार, हाहाकार, और ये मौन, स्वरों में, ऑफ इट्स नोट्स, नोट्स का मतलब स्वर। ठीक है, इस पहले यहाँ पर देखो ये डी रिकॉर्ड नहीं चल पा रहा है। वेदना असीम गरजती, एंडलेस एक, एक का मतलब दर्द, वेदना, एक को मतलब वेदना, एंडलेस मीन्स असीम, अनंत, विद मीन्स के साथ, स्वेल, स्वेल मीन्स गरजती। ये इस तरह से ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, शब्द दर शब्द ट्रांसलेट है। तो ये हो गई क्या,
लिटरल ट्रांसलेशन। उधर जो उदाहरण मैंने आपको दिया अभी, हंसा कहाँ पुरातन बाट वाला, तो वो क्या था, फ्री ट्रांसलेशन का उदाहरण था। ठीक है, अब चलते हैं, हम उधर आ जाते हैं जहाँ हम चल रहे थे, आगे समझेंगे, उसी फ्री ट्रांसलेशन पे आ गए हैं। द इमोशनल रेस्पॉन्स ऑफ ईच राइटर और बुक इज डिफरेंट एंड देयरफॉर द फ्री ट्रांसलेशन बिकम्स मोर डिजायर्ड इन टेक्स्ट्स ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर। ठीक है, समझना। देखो, द इमोशनल रेस्पॉन्स, जो भावात्मक रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, किसका, ऑफ ईच राइटर, प्रत्येक राइटर का, लिखने वाले का, और बुक का, इज डिफरेंट, अलग होता है, एंड देयरफॉर, और इसलिए द फ्री ट्रांसलेशन, जो स्वतंत्र अनुवाद होता है, फ्री ट्रांसलेशन बिकम्स हो जाती है मोर डिजायर्ड, अधिक डिजायर्ड हो जाती है, इच्छाप्रद हो जाती है, इन टेक्स्ट में ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर, किसी भी क्रिएटिव निर्माणात्मक लिटरेचर की टेक्स्ट का कोई भी डिजायर्ड हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी टेक्स्ट को हम, जैसे हमने पीछे समझाया कि मतलब किसी भी ट्रांसलेटर को फ्री ट्रांसलेशन करते समय किसी भी ट्रांसलेटर को उस जिस भाषा में वो ट्रांसलेट कर रहा है उसकी भाषा का और उसकी कल्चर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो जनरल सेंस दे पाएगा। जब उसके जिस भाषा में वो ट्रांसलेट कर रहा है उसकी कल्चर ही पता नहीं है तो वो जनरल भावार्थ क्या देगा, समझ में आया। तो हम कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं एक तरीके से और जनरल सेंस दे पाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक डिफरेंट हो जाता है। कैसे डिफरेंट हो जाता है, देखो ये है ना, ईच राइटर और बुक इज डिफरेंट, इमोशनल रेस्पॉन्स, इसका इमोशनल रेस्पॉन्स जो होता है फ्री ट्रांसलेशन का, प्रत्येक राइटर का और प्रत्येक बुक का डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कैसे डिफरेंट हो जाता है देखना, यहाँ पर ये मैंने आपके लिए दिया है। फॉर एग्जांपल, दिनकर्स पोएम्स, दिनकर की पोएम्स इंस्पायर फीलिंग्स, इंस्पायर करती हैं फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना को, इन देयर रीडर्स, अपने रीडर्स में। समझ में आ रहा है, दिनकर की जो पोएम्स हैं अपने रीडर्स के अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना को इंस्पायर करती हैं। वाइल जबकि महादेवी वर्मास पोएम्स, महादेवी वर्मा की पोएम्स रिफ्लेक्ट्स करती हैं इन देम, उन्हीं पोएम के अंदर, द पैंग्स ऑफ लव, प्यार की वेदना। पैंग्स ऑफ लव का मतलब लव मीन्स प्यार, और पैंग्स का मतलब होता है दर्द या वेदना। ठीक है, प्यार का दर्द या प्यार की वेदना। एज ए रिजल्ट, समझ में आया, मतलब उन्हीं चीज़ों में, ये अलग अलग इमोशनल सेंस जा रहा है इनका। तो एज ए रिजल्ट, एक परिणाम स्वरूप या परिणाम के रूप में, एक ट्रांसलेटर को मस्ट सेलेक्ट वोक्यूलरी एंड फ्रेज पैटर्न्स, इसलिए परिणाम स्वरूप एक ट्रांसलेटर को क्या करना चाहिए, फ्रेज पैटर्न और वोक्यूलरी पैटर्न को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई फ्री ट्रांसलेशन के लिए अधिक वोक्यूलरी की ज़रूरत होगी। वोक्यूलरी की क्यों ज़रूरत होगी भाई, फ्री ट्रांसलेशन में भावार्थ दिया जाता है तो अधिक से अधिक शब्दों की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि फ्री लिटरल ट्रांसलेशन में तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी। हमें तो वही शब्द आने चाहिए जो शब्द उसमें हैं वो दूसरी भाषा में जिसमें हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेकिन फ्री ट्रांसलेशन के लिए क्या होना चाहिए, सेलेक्ट वोक्यूलरी एंड फ्रेज पैटर्न। फ्रेज पैटर्न मतलब वही, फ्रेज पैटर्न का मतलब एक तरह से एक एडियम्स टाइप, एडियम्स प्रोवर्ब्स होती है तो उसमें एक भाव अलग निकलता है। जैसे हिंदी में हम समझाएं आपको, जैसे हिंदी में एक एडियम ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो इसमें आप देखें खोदा पहाड़, तो ये जो फ्री ट्रांसलेशन है इसका तो सेंस सही रहेगा, लेकिन अगर लिटरली रूप से इसको देखें, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, तो भाई इसका वैसे अर्थ निकालें तो ये निकलता है, इसका जो सेंस होता है, अर्थ होता है, वो ये होता है कि अधिक प्रयास करने के बावजूद भी
सफलता, जितना प्रयास किया उतनी सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो अगर देखें तो खोदा पहाड़, पहाड़ की मतलब माउंटेन हो गई, चुहिया की वही माउस हो गई, डिग मीन्स खोदना हो गया। इस तरह से अगर देखें तो सेंस अलग जा रहा है। ठीक है, और फ्री ट्रांसलेशन एक जनरल सेंस में देखें तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये फ्रेज और एडियम्स के लिए ये ट्रांसलेशन सही रहती है, फ्री ट्रांसलेशन। लेकिन फ्रेज और एडियम्स वगैरह जो होते हैं और प्रोवर्ब्स के लिए लिटरल ट्रांसलेशन रॉन्ग, मिस ट्रांसलेटेड हो जा कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्री ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।